नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब। गुरदीप जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आप इनको अलग-अलग टीवी चैनल्स पर कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए देखते होंगे। आज हम लोग इनसे बात करेंगे ईरान-इज़राइल का जो युद्ध चल रहा है, उसके बारे में, उसका भारत पर असर। इन्होंने एक बहुत शानदार आर्टिकल लिखा द वायर में और उसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें लगा कि भई दर्शकों को भी जानकारी होनी चाहिए उन चीज़ों की। अ, सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू रविंद्र जी। सर बड़ा शानदार आपने आर्टिकल लिखा द वायर में और हमारा सबसे पहले आपने बड़े डिफरेंट कल्चर के बारे में बताया, भारत का कल्चर कैसे ईरान से मेल खाता है, सभ्यता के तौर पर भी मेल खाता है। तो वहीं से शुरू करते हैं सर। ये अब अलगाव लग रहा है क्या सर हमको? इतना लॉन्ग एसोसिएशन है, अब हम लोग क्या उससे अलग होते कहीं दिख रहे हैं? देखो रविंद्र जी, ये पूरा लोग जो अमेरिका में हैं या खास तौर पे आप कहिए ट्रम्प हैं, ये लोग हैरान हैं कि ईरान अभी तक समझौता क्यों नहीं कर रहा है। इन लोगों की ये सोच है कि भाई इतना ईरान के ऊपर हमने अटैक कर दिया, इतने साल से सैंक्शन लगे हैं, उनके तमाम लीडर मार दिए, साइंटिस्ट मार दिए, ब्यूरोक्रेट्स मार दिए और उनकी हालत खराब है। तो ऐसे में आके चुपचाप समझौता कर लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो ईरान को समझते नहीं है। ट्रम्प जो है वो लेन-देन वाले हैं, व्यापारी व्यक्ति है। हमारे यहाँ भी हैं, अभी हमारी लीडरशिप व्यापारी बोलते हैं मोदी जी की भाई मैं तो व्यापार में सबसे अच्छा हूँ। तो व्यापारी जो सोच होती है रविंद्र भाई, वो लेन-देन की होती है और उसमें अगर लगता है कि मुझे यहाँ नुकसान हो रहा है, तो व्यापारी उसको छोड़ के दूसरे काम में लग जाता है। लेकिन जो सभ्यताएँ होती हैं, जैसे ईरान है, उनकी सोच व्यापारिक नहीं है। जी, वो जो करते हैं अपनी सभ्यता की समझ के हिसाब से करते हैं। तो वो ये देखते हैं आज नफ़ा है या नुकसान है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारे सभ्यता पे इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, आज क्या पड़ेगा, आज से 100 साल बाद क्या पड़ेगा, आज से 1000 साल बाद क्या पड़ेगा, वो लोग ये सोचकर स्टैंड लेते हैं और इसीलिए वो झुक नहीं रहे हैं। इसलिए वो ये उनके लिए कोई भी कुर्बानी बड़ी नहीं मानी जाती है क्योंकि वो कुर्बानी के लिए तैयार हैं। उनके अंदर तैयार। शहादत की, कुर्बानी की एक स्पिरिट है। जैसे हमारे यहाँ भी पंजाब में है कि भई वहाँ बिल्कुल, पे इतने इतने युद्ध हुए, इतने आक्रमण हुए तो वहाँ की मिट्टी में ना झुकने की एक कैफ़ियत आ जाती है। तो वो इसलिए नहीं झुक रहे हैं और ये जी। बात जो है वो ट्रंप को समझ में नहीं आ रही है। कल भी ट्रंप ने जो बातचीत की, उसके अंदर ज़्यादा हैरानी इसी बात की थी, अभी ये धमका रहे हैं कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपको स्टोन एज में ले जा लेंगे। वो वो तो वो जो पूरी भाषा है, वो भाषा ये बताती है कि इनके अंदर अभी तक ये समझ नहीं आई है कि ईरान एज़ अ सभ्यता क्या है, ईरान किन चीज़ों से उसको वास्ता है। वो ट्रंप की जो प्रायोरिटीज़ हैं उससे बिल्कुल अलग है। आपने बड़ा अच्छा पैरेलल ड्रॉ किया सर पंजाब का और ईरान का। ईरान में भी आपने सही बताया शहादत का वहाँ पर है बड़ा ऊँचा बहुत ऊँचा ओहदा है और हमारे तो खैर गुरु साहिबान का पंजाब में तो शहीद है ही वो तो। उन्होंने तो जो मानवता के लिए किया है ऐसा तो कर ही नहीं सकता कोई। तो हमारा कल्चरल लंबे समय से मेल है, लेकिन फिर भारत को क्या दिक्कत है सर कि वो अभी खड़ा नहीं हो पा रहा है अपने दोस्तों के साथ ऐसे कठिन समय में? या कम से कम उन चीज़ों को तो क्रिटिसाइज़ करे जो इल्लीगल साफ तौर पर दिखाई दे रही है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। देखो भारत की बात नहीं करेंगे। भारत और मोदी सरकार एक चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मोदी सरकार नहीं खड़ी हो रही है। भारत के लोग तो आज भी आप पूरे देश में बात कीजिए, तो कुछ बीजेपी के जो भक्त लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, तो लोग ये मान रहे हैं कि ईरान के साथ ज़्यादती हो रही है। लोग ये कह राइट, रहे हैं कि ये तेल के लिए कर रहा है अमेरिका। लेकिन मोदी सरकार की समस्या क्या है कि वो सरकार सिर्फ मोदी की नहीं है, वो बीजेपी की आरएसएस की सरकार भी है। और बीजेपी आरएसएस की सोच में एक खामी है। खामी ये है कि वो ये मानते हैं कि पिछले 100 साल में कांग्रेस के या पिछले 75 साल के भारत में जो कुछ कांग्रेस पार्टी के तहत हुआ वो गलत है। तो अगर कांग्रेस पार्टी उस समय ये कहती थी हम रशिया के साथ हैं, तो ये कहते थे हमें अमेरिका के साथ होना चाहिए। अगर हम लोग कहते थे अहिंसा की बात, तो ये कहते थे कि भैया हिंसक समाज जो अपने को प्रोटेक्ट कर सके। तो इनका जो पूरी की पूरी सोच है, वो ये मानती मानती नहीं है कि जो भारत ने पिछले आज़ादी के बाद से आज तक जो समझ हासिल की थी, भारत ने जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में रुतबा हासिल किया था, वो सही है। वो उसको मिटाने में लगे हैं और वो हमेशा जो है वो
वो जवाब भारत की कांग्रेस पार्टी की अचीवमेंट से नहीं ढूंढते, वो जवाब ढूंढते हैं हमेशा विदेशों में। कहते हैं कि हम हिंदू संस्कृति के हैं, लेकिन कोई भी उनका काम हिंदू संस्कृति से मेल नहीं खाता। वो कभी मुसोलिनी से प्रेरणा पाते थे, और इस बारे में लिखा है आरएसएस के हेगड़ेवार ने, गुरु गोलवलकर ने स्पष्ट रूप से लिखा है, इसमें कोई मेरे बोलने की बात नहीं है। और कभी वो जो है अमेरिका से प्रेरणा पाते हैं, और कभी वो इजराइल से प्रेरणा पाते हैं। तो जब आप अपनी इंस्पिरेशन ही ऐसे दूसरे देशों से ढूंढते हैं, जब आपके मन में भारत की अपनी समझ के प्रति अविश्वास है, आप ये मानते हैं कि वो जो समझ भारत की गांधी और नेहरू की दी हुई है वो समझ गलत है, तो आप उसका फायदा भी नहीं उठाते हैं और अलग रास्ता खोजते हैं। तो हुआ क्या कि नरेंद्र मोदी चूंकि बीजेपी आरएसएस के प्रधानमंत्री भी हैं, वो गांधी नेहरू की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, वो इजराइल की स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी गड़बड़ ये हो गई कि इजराइल की स्क्रिप्ट ही गलत है। इजराइल की पूरी स्क्रिप्ट प्रोपेगेंडा पे है। पूरी दुनिया को ये समझाता था हम बहुत ताकतवर, हमारे यहाँ आयरन डोम, हमारे यहाँ कोई चीज नहीं भेज सकती, मोसाद की इंटेलिजेंस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंट। अब आप देखिए कि बार बार पता लगा जब हमास का हमला हुआ था, मोसाद सोया हुआ था ना। बिल्कुल अभी सर। भी मोसाद को ये नहीं मालूम था ना, ईरान की, इजराइल की इंटेलिजेंस को, कि ईरान ने किस तरह के हथियार तैयार कर लिए, कितने हथियार हैं, कहाँ छुपा के रखते हैं, जमीन के नीचे गुफाएं बना के, टनल बना के रखते हैं। तो ऐसी जो पूरी छवि बनी हुई थी उनकी इंटेलिजेंस की, वो अब तार तार हो गई। वो दुनिया देख रही है। उनके जो अभेद आयरन डोम था वो तार तार हो गया, दुनिया देख रही है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और भारत की सरकार वही स्क्रिप्ट पढ़ रही थी जो इजराइल पढ़वा रहा था, और चूंकि वो स्क्रिप्ट फेल हुई है, तो आज मोदी सरकार भी फेल नजर आ रही है अपनी अप्रोच के अंदर। लेकिन सर क्या किया जाना चाहिए, अब क्या सुधार की गुंजाइश बची है? क्योंकि ये बात सही है कि भारत सरकार और भारत के लोगों के बीच में एक डिफरेंस तो लग रहा है, हमारी जो ओपिनियन है वो थोड़ा सा मेल खा नहीं रही है। हम लोग क्या, और पाकिस्तान जैसा मुल्क, अब एक समय ऐसा आया था बीच ही 30 दिन में कि वो लोग तो बातचीत कराने के लिए मीडिएटर बन गए थे। हम लोगों ने वो बस मिस कर दी है। अब यहाँ से क्या रास्ता, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो क्या रास्ता ढूंढती, ताकि हम लोग अपनी देखो छवि को बचा पाएं या अपनी जो पुरानी इमेज थी एनएएम की लीडरशिप की उसको हम लोग मेंटेन कर पाएं। देखिए, कूटनीतिक जो फेलियर होता है ना, वो बहुत जोर से नगाड़ों के साथ अनाउंस नहीं होता। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपका फेलियर सामने आता है। वो फेलियर आता है जब आप यूएन के टेबल पे आप मौजूद नहीं होते हैं। वो फेलियर आता है जब आप किसी नेगोशिएशन के हिस्सा नहीं होते हैं। वो फेलियर तब आता है जब आपके पुराने जो साथी हैं वो आपका साथ छोड़ जाते हैं। वो फेलियर आता है जब आपको पता नहीं होता है कि हमको क्या स्टैंड लेना है। वो फेलियर आता है जब आप अपनी मजबूती को छोड़कर आप दूसरे के पाले में चले जाते हैं, और ये तमाम चीजें मोदी सरकार की हाल में हुई। मोदी सरकार जो है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के अध्यक्ष है। जी। पिछली बार G20 के अध्यक्ष थे। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी ताकत थी कि आप प्रभाव डाल सकते थे। अब ब्रिक्स तो बना था अमेरिकी के प्रभाव को कम करने के लिए, चुनौती देने के लिए। पर आप जब खुद ही अध्यक्ष होते हुए अमेरिका की तरफ चले गए, तो आपने ब्रिक्स का अपना प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। जो ताकत थी वो चली गई। अब आप वो ताकत पाकिस्तान के पास पा रहे हैं। उस पाकिस्तान के पास जो 2018 के अंदर वो ग्रे लिस्ट में था, एफएटीएफ की जो टेररिज्म पे जो लिस्ट बनती है, यानी वो पाकिस्तान जहां पे ओसामा बिन लादेन को मारा गया, वो पाकिस्तान जिसको अलग थलग भारत ने 2008 में 9 में कर दिया था, जो अटैक हुआ था ताज के ऊपर मुंबई अटैक के बाद, वो अलग थलग था। आज वो पाकिस्तान मोदी सरकार की गलतियों की वजह से केंद्र में आ गया। आज वो पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और मोदी सरकार ने अपने डेलीगेशन भेजे पूरी दुनिया के अंदर कि भाई पाकिस्तान गलत है, और उसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी गए थे, और हमने पूरे जोर से भारत की पोजीशन का बचाव किया था। लेकिन उस पूरे दौरे के अंत में एक चुनाव होता है संयुक्त राष्ट्र में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष के लिए। उसमें पाकिस्तान को 182 वोट पड़ते हैं, और उसके खिलाफ भारत प्लस 2 वोट। यानी इतनी आप पूरी दुनिया में डिप्लोमेसी करते हैं, और केवल 2 देश आपके साथ आते हैं। पाकिस्तान सेंट्रल स्टेज में आ जाता है, और अब पाकिस्तान इनिशिएटिव ले रहा है नेगोशिएशन के लिए। ये तो हमारा हक था ना। क्यों हक था? क्योंकि ईरान जो है 90 के दशक से वो पाकिस्तान के खिलाफ था। आपके दर्शकों को बताऊं
कि जब 90 में तालिबान आया अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट कर रही थी और वो एंटी शिया तालिबान था। तो तब उसका मुकाबला करने के लिए भारत, ईरान और रूस ये एक साथ आए, उन्होंने नॉर्दर्न अलायंस को समर्थन दिया। तो ये ईरान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे साथ तालिबान से लड़ा था। फिर जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ इकोनॉमिक समझौता कर लिया, तो तब भी ईरान हमारे साथ आया और उसने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान अपने यहाँ से चीन को रास्ता दे रहा है, तो मैं ईरान से भारत को दूंगा। इसलिए चाबहार पोर्ट बना, इसलिए वो पूरा ट्रेड रूट जो नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बोलते हैं वो बना। ये ईरान भारत के साथ पाकिस्तान की पोजीशन के खिलाफ आया था। तो अब आप बताइए कि जब वो तालिबान के मामले में हमारे साथ खड़ा था, जब वो पाकिस्तान और चीन के मामले में हमारे साथ खड़ा था भारत के साथ, तो ईरान से बातचीत करने के लिए सही देश कौन सा होना चाहिए था? सही बात वो है, देश भारत तो का सब भारत होना चाहिए था ना, क्योंकि पाकिस्तान तो उसके खिलाफ था। खिलाफ। लेकिन चूंकि मोदी सरकार ने इज़राइल और ट्रंप के प्रभाव में आकर उनके उनके जाल में फंसकर, अब चाहे वो किसी भी वजह से फंसे हैं, चाहे वो दबाव अडानी का हो, एफटीन का हो, या बीजेपी की जो इज़राइल के प्रति सोच है, उनकी भक्ति है इज़राइल के प्रति, उसके चलते हुआ हो, आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी। हम्म, ईरान के साथ जो भारत नेगोशिएशन कर सकता था, वो आपने पाकिस्तान को सौंप दिया। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक फेलियर कोई हो नहीं सकता। ये बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर हुआ है और ये डिप्लोमेटिक फेलियर आने वाले समय में हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आपने अपने एकमात्र दोस्त के साथ, जो ईरान है, उसके साथ खड़े होने से इनकार कर दिया था। अब थोड़ी बहुत मोदी सरकार कर रही है, अब बातचीत शुरू हुई है, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो गया। अब इसमें एक बात है, ईरान अभी भी भारत सरकार जैसी नादानी नहीं कर रहा है। ईरान ने अभी भी ये बोला कि भारत के लोग, भारत का राष्ट्र और भारत की सरकार एक चीज नहीं है। तो वो भारत के लोगों को याद करते हुए हमारे शिप्स को आने दे रहे हैं। वो क्रेडिट मोदी को नहीं दे रहे हैं, वो क्रेडिट भारत सरकार को नहीं दे रहे हैं, वो हमारे शिप्स आने दे रहे हैं, क्योंकि लोग भारत के ईरान के साथ जो संबंध है उसके चलते हुए। तो इसकी वजह से एक मौका मोदी सरकार के पास है अपनी गलतियों को ठीक करने का, और वो उनको आगे बढ़कर ब्रिक्स की आज मीटिंग बुलानी चाहिए। ये ठीक है कि जब मीटिंग बुलाएँगे तो ब्राज़ील हो या चीन हो या ईरान ही क्यों ना हो या साउथ अफ्रीका, ये पूछेंगे उनसे कि भई आप जो है आपने पोज़ीशन क्यों छोड़ी? आप क्यों अमेरिका की तरफ गए? ये पूछेंगे। ठीक है, ये होता है। आज कोर्स करेक्शन करके ब्रिक्स को प्लेटफ़ॉर्म बना के उनको चाहिए कि वो एक नेगोशिएशन का रास्ता खोलें, ईरान के साथ और बाकी देशों के साथ अपनी भूमिका भारत बनाए।